तो चलो, ये है आपका 2 जनवरी, मतलब आज का न्यूज। फ्रंट पेज देखिएगा ना, फ्रंट पेज पे ही न्यूज है आज अच्छा खासा। तो देखिए, एक ढाका के कोर्ट जो है कन्विक्ट्स नोबेल लॉरिएट यूनुस, हिंदी में इसको इसको कहते हैं यूनुस। तो ये जो है ना, मोहम्मद यूनुस यूनुस, इनको क्या हुआ है, इनको नोबेल पीस मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज। तो इनको बांग्लादेश की जो कोर्ट है, उन्होंने कोई एक मामले में कन्विक्टेड किया है, मतलब दोषी पाया गया है, और 6 महीने का शायद जेल है इनको। तो न्यूज में है ये पर्सन, तो याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये है क्या, इनके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। बांग्लादेशी सोशल इंटरप्रेनर, तो ये एक बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेस शुरुआत करने वाले लोग हैं, बांग्लादेशी हैं ये। एक बैंकर है, बैंक है इनका, एक इकोनॉमिस्ट है, और एक सिविल सोसाइटी लीडर भी है, नेता है। इनको जो है नोबेल पीस प्राइज मिला था, कब? 2006 में। किस चीज के लिए मिला था, ये याद रखना है। तो फाउंडिंग द ग्रामीण बैंक एंड पायनियरिंग द कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस। तो इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, ठीक है। और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस जो है कंसेप्ट को, मतलब कंसेप्ट, मतलब इस चीज में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो याद रहेगा, ठीक ना। चलो, अब ये सब क्या होता है, लोन होता है, वो आप लोग पता होगा, छोटे मोटे लोन दिए जाते हैं गरीब आदमी को। चलिए, दूसरा देखिए, साइंस एंड टेक का है। तो कल या परसों वाली न्यूज में था ये। तो एक्सपो सेट क्या है, एक्सपो सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अच्छे से। तो क्या है, जो इसरो ने है, उन्होंने क्या किया, नए साल की शुरुआत में 1 जनवरी को कल PSLV-58 एक्स रे पोलारीमीटर सैटेलाइट, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं एक्सपो सेट। तो ये मिशन को लॉन्च किया गया, ठीक है, इसरो के द्वारा। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंस क्यों है, देखिए, दुनिया का सेकेंड ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। मतलब पहला फिर कौन है, तो पहला है नासा के द्वारा, उसका नाम है IXP। तो ये भी याद रखना है कि IXP सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, USA के द्वारा। और एक्सपोसेट क्या है, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। आई एक्स क्या लिखा है सर? IXP। ये देखिए ना, IXPE, ओके ओके। ठीक है। कहता है कि ये जो एक्सपोसेट है, पहला फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट फ्रॉम इसरो। तो पहला ऐसा सैटेलाइट है जो किसको डेडिकेट कर रहा है, साइंटिफिक सैटेलाइट को। अब इसमें काम क्या क्या होगा, थोड़ा सा इसको समझेंगे। टू कैरी आउट रिसर्च इन स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट्स ऑफ एक्सरे इमिशंस फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज। सेलेस्टियल सोर्सेज मतलब क्या होता है, स्पेस में जो ऑब्जेक्ट है, तो उसको बोलते हैं सेलेस्टियल सोर्स। तो वहां से जो कोई लाइट निकल रही है ना, उस चीज को ऑब्जर्व करेगा ये। इसमें 2 पेलोड है, एक है पॉलिक्स, और दूसरा क्या है, एक्सपेक्ट, ठीक ना, एक्सपेक्ट, ये है। तो 2 पेलोड है। अच्छा, ये जो पॉलिक्स है, ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, रमन इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। और एक्स एस्पेक्ट जो है, ये किसके द्वारा लॉन्च मतलब तैयार किया गया है, तो स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ऑफ URSC, ये बेंगलोर में है, बेंगलुरु में। अच्छा, पेलोड क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं। तो पेलोड जो होता है, सैटेलाइट का एक ऐसा पार्ट है जो उसके पूरे सैटेलाइट के मेन फंक्शन को दिखाता है। कहने का मतलब कि उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जो क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, ठीक ना, अर्थ और स्पेस के बीच में। मतलब सैटेलाइट जो गया है स्पेस में, और हम लोग अर्थ पे हैं, तो हम लोग जो कनेक्शन करेंगे उनसे, किसके थ्रू करेंगे, पेलोड की, पेलोड से। ये समझ में आया आप लोग को, पेलोड क्या होता है, मैंने कल या परसों भी बताया था, परसों। यस अच्छा, सर। ये किस चीज, हाँ बोलो। एक बार दोबारा रिपीट करिए ना, ये पेलोड। हाँ, कुछ नहीं है, जैसे आ, जैसे मान लो कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हाँ। हूँ, तो कनेक्शन किसके थ्रू है,
इंटरनेट कनेक्शन, है ना। तो उसी तरह स्पेस में जो ये सैटेलाइट है और हम लोग जो धरती पे हैं, तो हम दोनों का जो कनेक्शन है सैटेलाइट से और हम लोग का किसके थ्रू है, ये पेलोड के थ्रू होता है जो सैटेलाइट में लगा होता है। आई बात समझ में? सिंपल ओके लैंग्वेज सर, मैंने हाँ। बताया। टेक्निकली तो बहुत टफ है ये, लेकिन हम लोग को टेक्निकली नहीं उतना जानना है क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट बनने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड मुझे, आज मैं बताऊंगा सैटेलाइट कैसे कैसे काम करता है। मतलब सिर्फ थोड़ा सिग्नल पहुंचाने का काम करता है ना? क्या सिग्नल बोला? हाँ, पहुंचाता है और हाँ सिग्नल को बेसिकली सिग्नल। ट्रांसमिट, हाँ। वही बोला ट्रांसमिट मतलब भेजना, ट्रांसमिट भी करता है, रिसीव भी करता है। और सिग्नल को और तेज करना है, वाइब्रेट ज्यादा करना है, तो उसको बोलते हैं एम्पलीफाई, एम्पलीफाई भी किया जाता है। अच्छा, ये जो है ना किस चीज की खोज करेगा, एक्सपोसिट। तो अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है। कहीं पे लिखा हुआ है कि ये जो खोज करेगा किस चीज की खोज करेगा, तो वो है ब्लैक होल। ये शायद मैंने कोई दूसरा न्यूज़पेपर में देखा होगा। तो ब्लैक होल की खोज करेगा और किसकी खोज करेगा, न्यूट्रॉन स्टार का। इसका न्यूट्रॉन स्टार का। तो न्यूट्रॉन स्टार क्या है, स्टार का एक स्टेज है, व्यवस्था है। और ब्लैक होल, अच्छा ब्लैक होल क्या होता है, स्पेस में जो आकाश है ना, आकाश में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे ग्रेविटी इतनी मजबूत है कि लाइट को भी अपने से पास नहीं होने देगा। लाइट अगर उसके बीच में आएगा तो लाइट को भी अपनी ओर खींच लेगा। जैसे जैसे मान लो कि हम लोग चलते हैं अर्थ पे, तो अर्थ अर्थ के द्वारा क्या लगता है, ग्रेविटी फोर्स लगता है। अगर याद होगा 8 क्लास के साइंस में मैंने बताया था आप लोग को, ग्रेविटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अर्थ के द्वारा ग्रेविटी लगाया जाता है, ग्रेविटी हर चीज के द्वारा लगाया जाता है। यहाँ किसके द्वारा लगाया जा रहा है, स्टार के द्वारा। ब्लैक होल जो बनता है एक्चुअली स्टार से ही बनता है। तो इसमें क्या है, इतनी ग्रेविटी है कि लाइट को भी क्या कर सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है। हम लोग के पास कोई है टूल्स जो लाइट को अपनी तरफ खींच ले, लाइट पास कर जाता है। समझ गया ये बात है? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, सभी लोग, काजल, माधुरी, नहीं समझे आप लोग? हाँ सर, समझ गई। ठीक है। अच्छा, ये देखिए फिगर किस चीज का है, सैटेलाइट का। हाँ सैटेलाइट का। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं क्या, पेलोड मॉड्यूल। तो पेलोड क्या होता है समझ गए, समझ रहे हैं? जैसे मान लो कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट में क्या करता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में जो पेलोड होता है, तो वो क्या करता है, और जो सिग्नल है उसको सेंड करेगा, रिसीव करेगा, है ना, ये चीजें काम करता है। जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में क्या होता है, उसमें सेंसर लगे होते हैं, कैमरा लगे होते हैं, जो हमें फोटो खींच के दिखाता है। उसका जीपीएस सैटेलाइट में, इसमें पेलोड का, जैसे ये बता रहा हूँ पेलोड का क्या काम होता है। तो अगर जीपीएस वाला सैटेलाइट भेजे, तो वो क्या करता है, एटॉमिक क्लॉक सिग्नल जनरेशन को दिखाता है। उसी में साइंटिफिक सैटेलाइट अगर है, तो वहां पे पेलोड का काम क्या होता है, उसमें टेलीस्कोप लगा होता है, ये सब चीजें। ठीक है। आ, अब देखते हैं कि जैसे ये पोर्शन देखिए, इस पोर्शन को बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर ये क्या है, एक्चुअली सोलर पैनल है। तो ये क्या करता है, सनलाइट लिया और सनलाइट को क्या करेगा, एनर्जी में चेंज कर दिया। ठीक है, एनर्जी में चेंज कर दिया, तो इसके अंदर क्या है, बैटरी लगे हुए हैं, बैटरी में क्या हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है। ये बात समझ में आई जो अभी मैंने बोला? यस सर। तो हाँ अब सर। समझ में आया सैटेलाइट में जो बैटरी चार्ज कैसे होती है, पता चल गया? हाँ सर। हम्म। चलो, अब एक चीज देखोगे ना, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं एवियोनिक्स। क्या बोलते हैं, एवियोनिक्स। अच्छा, इसका काम क्या होता है, तो जितने स्पेस क्राफ्ट को, पूरे स्पेस क्राफ्ट को, ठीक है, ग्राउंड स्टेशन से, समझ गए, जो कमांड किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, वो यहाँ होता है। पूरे स्पेस क्राफ्ट को कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, सिग्नल जो भेजता है, रिसीव करता है, तो रिसीव कर रहा है, ये भेज रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए,
एंटीना। तो ये इसके ऊपर में देखो, ये है एंटीना। यहाँ पे छतरी की तरह देखे होगे आप लोग। तो यहाँ एंटीना लगा होता है रिसीव करने के लिए, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक ना, अर्थ से। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब सर जल्दी ये जो है, ये बोलो। एंटीना है, इसी से जो सिग्नल है वो सेंड करते हैं और रिसीव होता है ना, इसी हाँ हाँ एंटीना। हाँ हाँ। जैसे अगर आप लोग को याद होगा, पहले रेडियो आता था, अब तो कम दिखता है। रेडियो में देखो एंटीना लगा रहता है। यस सर। हाँ, तो वो क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल को। जैसे छतरी लगाते हैं टीवी में, तो क्या करते हैं, कहता है कि अरे अरे इधर घुमाओ तब अच्छे से टीवी चलेगा। तो वो क्या करा, एक्चुअली ट्रांसमिट सिग्नल का काम का एंटीना है। समझ गए? तो सैटेलाइट में भी क्या होता है, ये एंटीना लगा होता है। ठीक है, चलिए यस बोलो। सर। हाँ सर। अच्छा, नेविगेशन किसके द्वारा होता है? इसको बोलते हैं गाइडेंस नेविगेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, इसको या इसको GNC भी बोलते हैं। लेकिन ये लगा होता है यहाँ पे, इधर और इधर, ठीक ना, किधर जाना है नहीं जाना है सैटेलाइट को, वो इसका काम। तो बेसिक मैंने ये चीज बताया, समझ में आई? या किस लाइन में दिक्कत है, किसी लाइन में तो बोलो। च- ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखियो एक चीज क्या है, तो ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है, एक आदिवासी कम्युनिटी है, ट्राइबल्स, क्या नाम है, हट्टी। क्या नाम है, हट्टी। तो इसको जो है ST का दर्जा मिल गया है। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि हाल ही में मतलब हिमाचल प्रदेश में किस कम्युनिटी को ST का दर्जा दिया गया, ट्राइबल्स का, शेड्यूल ट्राइब्स का। कौन सा कम्युनिटी है, हट्टी। हाँ ठीक। याद रहेगा। हाँ, अब इसके बारे में आर्टिकल्स आएंगे कि क्या क्या उसमें बदलाव होगा, तो फिर देखेंगे। थोड़ा सा ये देखिए, एडिटोरियल का चीजें है। इंडिया और कोरिया के डिफेंस कॉपरेशन को क्या सीन है, इस चीज के बारे में। तो IR भी हाँ IR कर सकते हैं, IR से ही रिलेटेड होगा एक्चुअली। अब देखो, कहता है इन द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। तो अभी का जो जियोपॉलिटिक्स है, तो उसका परिदृश्य, उसका जो परिदृश्य है, उसका जो मतलब क्या बोलते हैं, इमेज है, कैसा है, इंट्रिकेट है। इंट्रिकेट मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, टेपेस्ट्री मतलब होता है परिदृश्य। अच्छा, एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। जैसे न्यूज पढ़ाते हैं ना, तो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों को नहीं पता होगा। तो जब न्यूज पढ़ा रहे हैं ना, जैसे ये लाइन पढ़ा दिए यहाँ तक, तो अगर बीच में कुछ वर्ड्स आपको नहीं आए, लिख के रखे रहिए, पूछ लिया कीजिए, तो मैं इंस्टेंटली बता दिया करूंगा, तो सही रहेगा सर आपको। टैपिंग का क्या बताया आपने, टेप्स्ट्री का? परिदृश्य, परिदृश्य। ठीक। कहता है कि डिफेंस कोलैबोरेशन इमर्जेज एज द फाउंडेशनल इम्परेटिव क्रूशियल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी। तो कह रहा है ये जो डिफेंस का कोलैबोरेशन है, मतलब जो वर्ल्ड में सारे कंट्री क्या कर रहे हैं, कोई कंट्री किसी और के साथ, कोई कंट्री किसी और के साथ, तो ये जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं डिफेंस के लिए, तो ये क्या है, जो इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी है, इस चीज को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे जो आर्मी चीफ है, वो है जनरल मनोज पांडे, ठीक है ना, आर्मी चीफ है। तो ये 23 नवंबर को गए थे कोरिया। तो कह रहा है कि ये दोनों के बीच क्या है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, किस चीज को लेके, इंडिया कोरिया डिफेंस के रिलेशन को लेके, ठीक है ना। हम्म। अच्छा, ये एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ, जंक्चर। इसको क्या लिख, इसका मतलब होता है अवसर, मौका, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों देशों के लिए बहुत अच्छे मौके हैं, अवसर है। अब कहता है क्या, इन दोनों की वजह से क्या होगा, this prompts an exploration of the challenges faced by India and Korea in enhancing their defense cooperation, along with an examination of opportunities for mutual growth। तो कह रहा है क्या, अगर दोनों कंट्री क्या करेंगे, साथ होंगे,
तो जो चैलेंजेस है किस चीज को लेके, डिफेंस कॉपरेशन को लेके और म्यूचुअल ग्रोथ, तो अगर दोनों के चैलेंजेस सही हो जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, दोनों देश का ग्रोथ होगा। म्यूचुअल मतलब दोनों को ग्रोथ। अच्छा, कोरियन का क्या व्यू है इंडिया के रीजनल रोल पे, समझते हैं। कहता ए हर्डल लाइज इन द रेसिस्टेंस ऑन द कोरियन गवर्नमेंट साइड टू रीअसेस द इंडियाज रोल इन द रीजन। तो कह रहा है कि जो रेसिस्टेंस है, जो बाधा है इंडिया और कोरियन गवर्नमेंट के रीअसेस में, मतलब दोनों जो साथ आ रहे हैं, तो दिक्कत उनके तरफ से है। किनके तरफ से? कोरियन गवर्नमेंट। कहता है इट इज इनकम्बेंट अपॉन कोरिया to comprehend that India is not merely the largest consumer of defense products, rather it stands as a regional power capable of substantial contribution to peace and stability in the Indo-Pacific। देखिए क्या कर रहे हैं, कोरिया को ये अनिवार्य रूप से समझना चाहिए कि इंडिया क्या है, सिर्फ ये नहीं कि वर्ल्ड में जो है सबसे बड़ा कंज्यूमर है डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब इंडिया हथियार सिर्फ, मतलब इंडिया को ये समझता है कि इंडिया सिर्फ क्या है, डिफेंस प्रोडक्ट के, मतलब उसका उपभोक्ता है बहुत अच्छा, मतलब ये हथियार वगैरह बहुत खरीदता है। लेकिन इनको क्या समझना चाहिए कि रीजनल पावर में ये बहुत स्ट्रांग है, क्षेत्रीय पावर में। कौन? इंडिया। और ये जो है कोरिया को कहाँ काम देगा, जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है ना, वहां काम देगा। चाइना जो इससे कॉन्फ्लिक्ट रहता है किनका, कोरिया के साथ, वहां पे ये इंडिया क्या करेगा, अच्छा रोल निभा सकता है। अच्छा, अब कहता है एक्सप्लोर टेक्नोलॉजिकल कोलेबोरेशन। तो कहता है क्या कि इंडिया और साउथ कोरिया, तो अगर ये लोग चाहें तो क्या है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को लाभ उठा सकते हैं। लेवरेज मतलब लाभ उठाना। तो दोनों क्या चाह रहे हैं, दोनों के कैपेबिलिटी को लाभ उठाना चाह रहे हैं, दोनों एक दूसरे के कोलेबोरेशन से। और दोनों का एम क्या है टेक्नोलॉजी को लेके, तो टू कोलेबोरेट इन डेवलपिंग एडवांस डिफेंस सिस्टम एंड इक्विपमेंट। तो दोनों देश जो है जो डिफेंस सिस्टम इक्विपमेंट्स बनाएंगे, तो उनमें क्या चाह रहे हैं कि एडवांस लेवल का बनाया जाए। तो इंडिया और साउथ कोरिया मिलके, ये आप लोग को सबको पता होना चाहिए कि साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है वर्ल्ड में। पता है आप लोग को? नहीं, बहुत आगे है। सैमसंग कंपनी का नाम सुने आप लोग? जी जी, एक कोरियन कंपनी ही है, ठीक है ना। और जितने आप लोग डिस्प्ले देखते हो ना, चाहे मोबाइल हो टीवी हो, जो अच्छी क्वालिटी के आते हैं वो कुछ ही देश बनाते हैं, जिसमें एक कोरिया टॉप पे है, जिसमें सैमसंग कंपनी टॉप पे है। तो टेक्नोलॉजी बहुत है उनके पास। वो कहता है इन एन एरा वेयर डिफेंस अगेंस्ट स्पेस वारफेयर, इंफॉर्मेशन वारफेयर एंड साइबर सिक्योरिटी इज पैरामाउंट, बोथ नेशंस कैन फर्दर एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर कोऑपरेशन। तो कहता है कि अभी का जो एरा है, जिसमें क्या चीज की जरूरत है, स्पेस वारफेयर के अगेंस्ट, मतलब कि स्पेस में अच्छा करना है, इंफॉर्मेशन में अच्छा करना है, साइबर सिक्योरिटी में अच्छा करना है, तो दोनों नेशन को क्या करना चाहिए, साथ आके और इस अवसर का फायदा उठा के एक दूसरे का क्या करे, कोऑपरेशन करे, सहयोग करे। अब कहता है गिवन कोरियाज स्टेटस एंड एडवांस हाईटेक डिजिटल सुपर पावर, वास्ट अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स इन these areas to effectively counter emerging threats in the digital domain, ensuring the security of critical infrastructure and information। अब देखो, ये तो पता है कि कोरिया का स्टेटस क्या है, एडवांस हाईटेक डिजिटल सुपर पावर। कि ये जो डिजिटल है ना, डिजिटल की दुनिया, इसमें इसके पास क्या है, हाईटेक टेक्नोलॉजी है। तो इनका किस चीज में यूज किया जा सकता है, सिक्योरिटी का जो मेजर्स है ना, ऑनलाइन में जो इंटरनेट में सिक्योरिटी वाला मेजर्स है, तो उसमें ये बहुत अच्छा से काउंटर किया जा सकता है इसके टेक्नोलॉजी का यूज करके। किनका? कोरिया का। ठीक है, कहता है स्ट्रेंथनिंग coordinated efforts to counter terrorism aligns seamlessly with the shared concerns of India and South Korea। तो इंडिया और साउथ कोरिया के बीच जो टेररिज्म है बीच में, तो इन दोनों को क्या करना चाहिए, मतलब ये मजबूती प्रदान कर सकता है क्या चीज, इंडिया और साउथ कोरिया का जो कॉपरेशन होगा, तो टेररिज्म को ये लोग क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, कम कर सकता है, दोनों अगर मिल जाए। There is potential for collaboration in maritime security, including joint patrolling and information sharing, given the significant maritime interest both countries have in both
इन द इंडियन ओशन। अब कहता है इंडियन ओशन में अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, दोनों देश मिलके आएंगे, दोनों एक साथ पेट्रोलिंग करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंस है, ट्रेड के लिए। ट्रेड होगा तो क्या होगा, हर देश के पास इकोनॉमी आएगा, पैसे आएंगे। तो इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत जरूरत है, और यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज कर सकते हैं। चलिए सर हाँ देयर बोलिए। इज वन लाइन कि ये टेररिज्म को खत्म कर सकता है, तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी मुझे नहीं समझा सर कि कैसे खत्म कर सकता है। अब देखिए, अब टेररिज्म कहाँ है, किस क्षेत्र में है, पता नहीं चलेगा ना, लेकिन हम ऐसा टेक्नोलॉजी बना दे तो पता चल सकता है। जैसे मान लो कोई गैजेट बनाए, मिसाइल बनाए, या कुछ भी टेक्नोलॉजी बनाए, तो उसके द्वारा पता किया जाएगा। जैसे सैटेलाइट भेज दिए ऊपर, टेक्नोलॉजी है उनके पास, ऊपर में सैटेलाइट भेज दिए, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं किस किस एरिया में है आतंकवादी। समझ गए। अच्छे तरह के हथियार बनाएंगे कि जो अच्छे से समाप्त कर दे, अच्छे से बम गोला बारूद बनाएंगे। तो उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए ना, तो इसलिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अब जैसे मोबाइल को हैक करना है, लैपटॉप को हैक करना है, तो उसमें अच्छे तरह का क्या करना पड़ेगा, हैक सिस्टम व्यवस्था करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आतंकवादी लैपटॉप मोबाइल नहीं चलाता, चलाता तो वो भी है। समझ गए। यस सर। हाँ एक देखिए ये न्यूज है, पॉलिटी से रिलेटेड है या इकोनॉमी से भी कह सकते हैं। इंडियाज 1991 क्राइसिस एंड द आरबीआई गवर्नर्स रोल। तो 1991 में क्या क्राइसिस था इंडिया का, और गवर्नर का क्या रोल था, आरबीआई के गवर्नर का। तो अब इसकी कहानी तो नहीं पूछेगा हम लोग को, है ना, लेकिन ये हाल ही में पास पासेड है, मतलब मर गए हैं, तो पता रहना चाहिए। इनका क्या नाम है, एस वेंकटा रामनन। ये एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, ठीक ना। तो ये जो थे आरबीआई में गवर्नर थे 1990 से लेकर 1992। तो इनका रोल बहुत अच्छा था, बहुत कुछ किए देश के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा ये याद रखिएगा। एक देखिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट क्या होता है, FIUINT, या IND मतलब इंडिया होता है, FIU क्या है। तो ये एक क्या है, सेंट्रल एजेंसी है, मतलब सेंट्रल का एजेंसी है, केंद्र का एक एजेंसी है, जो क्या करता है, कलेक्ट्स, एनालाइजेस एंड शेयर्स इंफॉर्मेशन अबाउट सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसे की लेन देन हो रही है, अगर उस पर कोई सस्पिशन है तो उससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उस पर विश्लेषण किया जाता है, और उसे इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है इस एजेंसी के द्वारा, रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वहाँ। और ये जो है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 2004 में हुआ था। और ये डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करता है, EIC को, मतलब इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल। क्या है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, इसको ये डायरेक्टली रिपोर्ट करता है, जिसके हेडेड कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक ना। ये एक न्यूज देखिए। ऐसे तो यूपीएससी में तो नहीं पूछ सकता, लेकिन हाँ जो यूपी PCS है इनके लिए पूछ सकता है, ठीक है ना, प्रीलिम्स टाइप में, कि यूपी में जो है सबसे पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पे ओपन हुआ है। अगर नाम पता होगा आप लोग को, मथुरा, वृंदावन ऐसे हैं। ये वृंदावन में से फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कल ही एट आके बोल वृंदावन। के गए सर राजनाथ, मतलब हाँ राजनाथ सिंह, वो ऑनरेबल राजनाथ राजनाथ सिंह। सिंह, हाँ ऑनरेबल, और ठीक। योगी आदित्यनाथ जी, हम्म। उन्होंने कल ही। तो स्कूल का नाम है, देखो ये सामवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। तो पूछ सकता है ये भी कि सामवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ है, तो यूपी में कहाँ पे है जी, वृंदावन में, ठीक है, वृंदावन इन मथुरा, मतलब स्टेट पूछेगा तो यूपी। अच्छा, मथुरा के अंदर है वृंदावन। चलिए पता चलिए, ठीक है। तो कल फिर मिलिए।